हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश को लेकर आए हैं जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंश। दोस्तों, आप सभी लोग मौर्य राजवंश से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर मौर्य राजवंश के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। यदि दोस्तों मौर्य राजवंश की बात की जाए तो लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। इसने लगभग 137 वर्षों तक दोस्तों भारत में राज्य स्थापित किया था और भारत में एक अलग राज्य की नींव रखी थी। इस राजवंश की स्थापना का श्रेय दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है और साथ ही साथ इनके जो मंत्री थे आचार्य चाणक्य जी, उन्हें भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना में श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने नंद राजवंश के अंतिम सम्राट घनानंद को पराजित करके मगध राज्य में मौर्य राज्य की नींव रखी थी तथा इसके पश्चात मगध राज्य में मौर्य साम्राज्य की नींव के साथ एक महान और शक्तिशाली राजवंश को स्थापित किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों, मौर्य राजवंश की यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद की हत्या करके इस राजवंश की नींव रखी थी। यूनानी लेखकों ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस बताया था, लेकिन सर्वप्रथम इस नाम को पहचानने का कार्य सर विलियम जोन्स ने किया था और इन्होंने इस सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से की थी। दोस्तों, यदि मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोतों की बात की जाए तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानियों का विवरण है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस या फिर उत्तराखंड में स्थापित कुणिद राज्य की मुद्राओं से भी इस राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ बौद्ध और जैन ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य की जानकारी दिखेगी। अशोक के अभिलेख, क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृत्त कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर, ये सभी हमारे पास मौर्य साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम बहुत सारे अन्य जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी में यदि बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए चलिए सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मौर्य का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही देखने को मिलता है। कौटिल्य को दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कौटिल्य के नामों से, तो इन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य, इसके साथ साथ आप याद रखेंगे इन्हें भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य की जो ये अर्थशास्त्र है दोस्तों, इसमें राजनीतिक और लोक प्रशासन पर लिखी गई इसे सबसे प्रामाणिक पुस्तक अभी तक माना जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में यदि हम इस ग्रंथ की बात करें तो इसमें
15 अधिकरण यानी कि जिन्हें भाग कहते हैं, 180 प्रकरण जो उपभाग होते हैं। जैसे आपने संविधान पढ़ा है तो आपने संविधान में पढ़ा होगा भाग, उपभाग, यानी कि भाग के अंदर ही एक छोटा सा जो अन्य विवरण होता है उसे उपभाग के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा 6000 श्लोक है। यदि अर्थशास्त्र की बात की जाए, जो विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, तो इसे सबसे पहले 1909 ईस्वी में डॉक्टर श्यामा शास्त्री के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है इसे प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है और कब प्रकाशित किया गया था। तो डॉक्टर श्यामा शास्त्री के द्वारा ये 1909 में प्रकाशित किया गया था। आइए चलिए चलते हैं अब अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम भाग या अधिकरण में। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है या इसे 15 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम क्रम से देखेंगे कि आखिर में कौन से भाग में किस पर चर्चा की गई है। सबसे पहले यदि प्रथम भाग की बात की जाए, अधिकरण की बात की जाए, तो इसमें जिक्र किया गया है विनयाधिकारक का, अर्थात इसमें राजा के विनय, अनुशासन एवं साम्राज्य का जो व्यवहार है उसका इसमें वर्णन मिलता है। यानी कि अर्थशास्त्र में जो 15 भागों में ये विभाजित है, इसमें पहले ही भाग में जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो राजा के विनय, अनुशासन और साम्राज्य के व्यवहार का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यदि दूसरे अधिकरण की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष प्रचार के नाम से ये भाग है। इसमें कुल 26 अध्यक्षों एवं उनके कार्य तथा विभागों का वर्णन किया गया है। यानी कि मौर्य प्रशासन में जो अध्यक्ष थे उनके प्रचार, उनके कार्य आदि पर चर्चा की गई है। अब बात आती है तीसरे अधिकरण की। इसमें धर्मस्थीन यानी कि इसमें दीवानी न्यायालयों तथा उसके संगठन के कार्यों का विवेचन किया गया है। चौथे की बात की जाए तो इसमें फौजदारी न्यायालयों व उसके संगठन तथा दंड आदि का विधान दिया गया है कि आखिर में किस प्रकार से राज्य में दंड दिया जाएगा, किस प्रकार से कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। अगला है पांचवें में इसमें राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्य एवं कार्य विमुख अधिकारियों से निपटने के उपाय दिए गए हैं। यानी कि जो राजा है, राजा के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के क्या कर्तव्य होंगे और कर्तव्य विमुख अधिकारियों से उनसे फिर निपटने के भी उपाय दिए गए हैं। छठे अधिकरण में यानी कि मंडल योनि के नाम से ये अधिकरण है, भाग है। इसमें राज्यों के सप्तांगों का वर्णन मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सातवां भाग, इसमें षड्गुणीय का उल्लेख मिलता है, यानी कि 6 तत्व। इसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, मोर, देदी, भाव से युक्ति, विदेशी नीति का वर्णन मिलता है। ये जो 6 तत्व है इसका वर्णन मिलता है यहाँ पर। आठवें भाग की बात की जाए तो इसमें राज्य के लिए घातक सभी व्यसनों यानी कि दुर्गुणों, जो दुर्गुण होते हैं उन सभी का वर्णन किया गया है। तो देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 15 भाग, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितने भागों में है। बहुत बार कभी अंदर से पूछ लें तो उपभाग भी पूछ लिया करता है। तो ये जो भाग थे, इन्हीं भागों में पूरा विस्तार किया गया है राज्य के कौन कौन से दुर्गुण नहीं होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए राज्य के लिए, उन सभी पर। तो ये 8वें में मिलता है। 9वें की बात करें तो इसमें दूसरे राज्यों पर आक्रमण के विचारणीय पहलू है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दूसरे राज्यों पर आक्रमण का विचारणीय पहलू कौन सा अधिकरण में है या भाग में, तो 9वें में देखने को ये हमें मिलता है। अगला है 10वां भाग यानी कि संग्रामिक। इसमें युद्ध संबंधित विजय नियमों की रणनीति की विवेचना की जाए। युद्ध में आप जीत जाते हैं तो उसकी जो रणनीतियां हैं, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, उस पर चर्चा की गई है। 11वां अधिकरण, इसमें संघ यानी कि मित्र राज्यों से आपसी फूट डालने के तरीके वर्णित हैं। तो देखिए इसमें फूट डालने के तरीकों का वर्णन किया गया है। अगला है 12वां, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली
राजा के आक्रमण के बचाव के उपाय बताए गए हैं, है ना, कि जो कमज़ोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण के बचाव के उपाय क्या क्या है वो इसमें बताए गए हैं। अगला है 13वां, इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कब्जा करने के उपाय सुझाए गए हैं कि कैसे जो दुर्ग, पहले आपने देखा होगा प्राचीन और मध्यकाल भारत में बहुत सारे राजाएं ऐसे हुए, राज्य ऐसे हुए जहां पर कुछ दुर्ग ऐसे हुआ करते थे जिन्हें भेद पाना बड़ा मुश्किल होता था या विजय कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन अजय दुर्गों पर भी विजय प्राप्त करने के या कब्जा करने के सुझाव दिए गए हैं। तो ये कौन से में मिलते हैं? 13वें भाग पर देखने को मिलते हैं। 14वें की यदि बात की जाए तो इसमें औषधियों तथा मंत्रों के महत्व एवं रहस्यों का वर्णन तथा उनके अमल में लाने के उपाय पर चर्चा की जाए। यानी कि जो औषधियाँ हैं, मंत्र है, उनका जो रहस्य है, उन्हें कैसे अमल में लाया जाए, उन पर चर्चा की गई है 14वें वाले में। और जो लास्ट है 15वां, यानी कि तंत्र उक्ति, इसमें जो है अर्थशास्त्र द्वारा उल्लेखित नियमों का विवेचन किया गया। यानी कि जो अर्थशास्त्र के नियम है उनकी विवेचना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों जो हमने अभी चर्चा की थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था हमने देखा कि ये कितने भागों में था, कितने उपभाग में था। यानी कि 15 अधिकरण या भाग, बहुत बार अधिकरण भी पूछ लेता है, तो 15 भागों में था। और प्रकरण पूछे यानी कि उपभाग, तो हमने देखा था कि 180 इसके प्रकरण है, उपभाग है। और श्लोक भी बहुत बार पूछ लेता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कितने इस पर श्लोक है। तो हमने देखा था कि 6000 इसमें श्लोक भी देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर चर्चा की। अब हम इसमें बात करेंगे कौटिल्य का एक हमने पॉइंट पढ़ा था, सप्तांग सिद्धांत। तो आइए चलिए चलते हैं कि आखिर में ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की यदि बात की जाए तो कौटिल्य ने अपने जो राज्य था, राज्य के 7 तत्वों में से इन्होंने कहा है कि जो राज्य होता है वो 7 तत्वों से निर्मित बना होता है और इन्हें राज्य सप्तांग सिद्धांत कहा गया। ये तत्व इनके इस प्रकार से थे। इन्होंने जो 7 तत्व दिए थे जो राज्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनमें सबसे पहला इन्होंने तत्व लिखा था स्वामी। स्वामी अर्थात राजा, यह राज्य के सिर के तुल्य। ये लिखते हैं कि जो राजा है ये राज्य के सिर के तुल्य है। दूसरा यहाँ पर अमात्य है। आगे चलकर अभी हम इनका जब प्रशासन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे दूसरा इन्होंने लिखा है इन सप्तांग सिद्धांत में अमात्य। इन्होंने कहा है कि ये राज्य की आंखें होती हैं, यानी राजा का जो सिर के तुल्य है वो राजा है, स्वामी है राज्य का, और राज्य की जो आंखें हैं वो अमात्य है। उसके बाद है जनपद या राज्य क्षेत्र। ये इन्होंने राज्य की जगहें कही है। बहुत बार आ सकता है पेपरों में कि किसे इन्होंने जगहें कही है, तो जनपद या राज्य क्षेत्र को राज्य की जगहें कहा है। इसके बाद चौथा है दुर्ग या धन। दुर्ग या धन ये राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि यह राज्य की बाहें हैं। दुर्ग के बिना, धन के बिना जो राज्य है वो बिल्कुल बाहेहीन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट था कोष या धन, यानी कि राज्य के पास एक कोष भी होना चाहिए जहाँ पर जन संचय हो। यह राज्य का मुख कहा है। ठीक है, इसी से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कैसा हूँ। इसके बाद है दंड अर्थात सेना। इसे कहा है राज्य का मस्तिष्क, यानी कि दंड किस प्रकार से आपकी दंडात्मक प्रणाली है, किस प्रकार से आपकी सेना है। तो एक तरह से मस्तिष्क था। ऑटोमेटिकली दूसरे राज्यों पर ये आपके जो आपके राज्य के नियम है, किस प्रकार की कार्रवाई है और किस प्रकार सेना पावरफुल है, वो दूसरे राज्यों के पर कहीं ना कहीं असर डाल सकती हैं। नेक्स्ट है मित्र। ये राज्य के मित्र तथा कान है, यानी कि ये लास्ट था मित्र। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है तीर्थ की। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 18 तीर्थ, ये आगे पढ़ेंगे प्रशासन में तीर्थ क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। 18 तीर्थ या अधिकारियों का वर्णन किया है। ये एक तरह से अधिकारी थे, इन पर आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगली चर्चा होगी कौटिल्य का गूढ़ पुरुष, यानी कि ये भी अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर में गूढ़ पुरुष क्या था। गूढ़ पुरुष
राज्य के गुप्तचर हुआ करते थे। उस समय इन्हें गूढ़ पुरुष के नाम से जाना गया है। और अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला सबसे पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में ही गुप्तचर प्रणाली का हमें देखने को मिलती है। यदि हम बात करें गुप्तचर विभाग की, तो गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्य पर्षद मिलता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्या मिलता है, महामात्य पर्षद। अभी हमारी चर्चा अर्थशास्त्र पर हो रही है कि अर्थशास्त्र में किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो उन्हीं में से एक है जहाज रानी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में जहाज रानी का उल्लेख किस ग्रंथ से देखने को मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जहाज रानी का उल्लेख मिलता है, यानी जहाज रानी का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण स्थापित था। ठीक है। इसके बाद कौटिल्य ने पहली बार शूद्रों को भी आर्य कहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार शूद्रों को आर्य किसके द्वारा कहा गया था। तो शूद्रों को आर्य कौटिल्य के द्वारा ही अपनी पुस्तक किसमें कहा गया था, जी, अर्थशास्त्र में कहा गया था। अगला है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन भी। ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। इनमें आगे जब हम देखेंगे मेगास्थनीज का वर्णन भी आता है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कितने दासों का वर्णन किया है, या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का अर्थशास्त्र में वर्णन किया है। तो आप याद रखेंगे कौटिल्य ने दासों का भी वर्णन किया है और इन्होंने 9 प्रकार के दासों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में भू राजस्व की, क्योंकि हमारे मौर्य साम्राज्य के जितने भी इतिहासकार लेखन देखने को मिलते हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं भू राजस्व पर भी चर्चा की है अपनी पुस्तकों में। तो यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बात करें तो भू राजस्व 1/6 लेना चाहिए। उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि भू राजस्व 1/6 लेना चाहिए, और पूरे प्राचीन काल में भू राजस्व की मात्रा यही मानी गई है। आगे जब हम मध्य भारत को भी पढ़ते हैं तो बहुत आगे तक देखने को हमें 1/6 ही मिलती है। कुछ कुछ ऐसे राजा देखने को मिलेंगे जो इस पर थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, बाकी 1/6 भाग ही माना जाता है। तो ये था दोस्तों, अभी हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की, और कौटिल्य के अर्थशास्त्रों में सबसे पहले हमने जो भाग थे 15 भागों में जो हमने इसे या अधिकरण में विभाजित देखा था, सभी 15 भागों को एक एक करके हमने अध्ययन किया कि कौन से भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण था, हमने सप्तांग सिद्धांत भी पढ़ा कि कौन से सप्तांग सिद्धांत इन्होंने दिए हैं अपने अर्थशास्त्र में, जिसमें स्वामी को देखा, अमात्य देखा, जनपद या राज्य क्षेत्र देखे, दुर्ग धन देखा, कोष देखा, दंड देखा और मित्र देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि तीर्थ का उल्लेख भी इनके अर्थशास्त्र में हुआ है, यानी कि 18 तीर्थों का उल्लेख भी देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा हमने एक शब्द अर्थशास्त्र में ही पढ़ा, गूढ़ पुरुष, यानी कि गुप्तचर जो हुआ करते थे, उसका हमने नाम भी पढ़ा था, महामात्य पर्यस्य, उसमें उल्लेखित किया गया। साथ ही साथ अभी हमने अध्ययन किया कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही जहाज रानी का भी वर्णन मिलता है, यानी कि सर्वप्रथम उल्लेख इसी में देखने को ये मिला था। साथ ही साथ हमने ये भी अध्ययन किया कि कौटिल्य ने ही पहली बार शूद्रों को आर्य कहा था, और कौटिल्य ने अपने इस अर्थशास्त्र में यदि दास पर प्रश्न पूछा जाए तो इन्होंने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो ये बात हुई हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अब हम आगे बढ़ेंगे जो मौर्य साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी में एक अन्य पुस्तक सहायक है, वो मेगास्थनीज की इंडिका है। तो आइए चलिए चलते हैं मेगास्थनीज की इंडिका पर। आइए चलिए शुरू करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के बारे में। सबसे पहले तो यदि मेगास्थनीज की बात करें तो इस पर हम आगे जब चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन किया जाएगा तो वहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर कह देते हैं कि मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज से प्रश्न बनता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब से कब तक रहा। तो आप याद रखेंगे 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच में ये यहाँ पर रहा।
एक इतिहासकार है स्ट्रबो ने मेगास्थनीज के इंडिका को जो इनका वृतांत था इसे पूर्णतः असत्य कह दिया था। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल असत्य है, इनका जो इंडिका का वृतांत था। इसी के अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज थे, इनके जो उद्धरण थे, इन्होंने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, इन्हें संग्रहित करके सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर स्वानबेग को। डॉक्टर स्वानबेग ने ही मेगास्थनीज के जितने भी समस्त ये उद्धरण थे इंडिका पुस्तक के, इन्हें सबसे पहले 1846 में एकत्रित करके इसका प्रकाशन किया था। तो डॉक्टर स्वानबेग ने ही मेगास्थनीज के इंडिका को प्रकाशित किया था। इसके बाद दूसरी बात आप याद रखेंगे 1891 में, देखो सबसे पहले आप 1846 याद रखेंगे। 1846 में डॉक्टर स्वानबेग ने इंडिका का प्रकाशन किया था और इसी के बाद 1891 में ये जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, इसे मैकिन्ड महोदय ने इंग्लिश में इसका अनुवाद करवाया था। आइए चलिए दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, इससे प्राप्त जो महत्वपूर्ण विवरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि मेगास्थनीज की इंडिका की बात की जाए तो इस पुस्तक से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से मेगास्थनीज की इंडिका से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मेगास्थनीज की इंडिका की बात करें तो इसमें शासन का वर्णन पूछा जाता है, इसी पुस्तक में नगर का वर्णन पूछा जाता है, इसी से आपका राजस्व का वर्णन पूछा जाता है, उत्तरापथ एक रास्ता था उसका उल्लेख पूछा जाता है, सोने की खान का वर्णन के बारे में पूछा जाता है और फिर लास्ट में हम अध्ययन करेंगे मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण। यानी कि इन्होंने अपनी इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लिखी है जो कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न करती हैं, जो लगता है कि ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता था, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए चलिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में शासन के वर्णन का। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अपनी पुस्तक में सेंड्रोकोटस के रूप में उद्घोषित किया है। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार किसने पहचाना, और मेगास्थनीज की इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या मिलेगा, तो आप याद रखेंगे सेंड्रोकोटस। इसके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिला अंगरक्षक के रूप में रहा करती थी। ये लिखते हैं अपनी पुस्तक में मेगास्थनीज जी। दूसरी बात आती है पाटलिपुत्र नगर का वर्णन। ये जो पाटलिपुत्र था, इस नगर का भी इन्होंने इंडिका में वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित था तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। ये दोस्तों कौन लिख रहे हैं? मेगास्थनीज लिख रहे हैं अपनी पुस्तक इंडिका में। ये लिखते हैं कि पाटलिपुत्र 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर लंबा, 15 स्टेडिया 3 किलोमीटर चौड़ा और इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाई गहरी खाई। ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र के चारों ओर से एक ऊंची दीवार से भी गिरा था और जिसमें ये भी कहते हैं कि 64 तोरण द्वार को कहते थे और साथ ही साथ 570 बुर्ज थे। तो इस प्रकार से मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। कहते हैं कि सोन और गंगा नदी के बीच में है और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर की संज्ञा भी देते हैं और कहते हैं कि 64 द्वार है और 570 बुर्ज है, यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुरक्षित था, बाह्य आक्रमणों से बहुत ही सुरक्षित स्थान था पाटलिपुत्र। अगला है इनके उसमें नगर प्रशासन का भी वर्णन मिलता है, साथ ही साथ राजस्व प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है राजस्व प्रशासन। मेगास्थनीज के अनुसार जो भू राजस्व था, ये कहते हैं कि 1/4 लिया जाता था, जबकि अभी हमने अध्ययन किया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, उन्होंने कहा था कि 1/6 लिया जाता था। तो आप याद रखेंगे यदि प्रश्न आए कि मेगास्थनीज के अनुसार प्राचीन भारत या फिर मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी, तो 1/4 आप रखेंगे इंडिका
और यदि अर्थशास्त्र पूछे तो 1/6 यानी कि कौटिल्य ने कहा था। अब हम चर्चा करते हैं मेगस्थनीज की इंडिका में उत्तरापथ का, यानी कि उत्तर में एक जो पथ था, रास्ता था, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, उत्तरापथ सड़क सिंध को बंगाल से जोड़ती थी। यानी कि यदि आप भारत की बात करें दोस्तों, तो ये जो सिंध वाला क्षेत्र था इसे सीधा सीधा बंगाल से जोड़ती थी। इसे उत्तरापथ सड़क के नाम से जाना जाता है। उत्तरापथ सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी और इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ये अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि इसका जो है सिंध से बंगाल में सोनार गांव को जोड़ती हैं और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ यदि हम इसी उत्तरापथ की बात करें तो मध्यकाल में इसको शेरशाह सूरी ने पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जिस कारण इस समय इसका नाम अब शेरशाह सूरी मार्ग पड़ गया था। लेकिन जब यहाँ पर दोस्तों समय समय पर भारत में अलग अलग शक्तियों का राज स्थापित हुआ और उन्हीं में से एक शक्ति थी अंग्रेज, जो भारत में भारतीय स्वतंत्रता तक बने रहे। तो यहाँ पर एक गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड जी। ऑकलैंड ने इसी मार्ग को, जिसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग था, इसे बाद में जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से रख दिया था। तो ये बात हुई। अब इसके बाद एक दूसरा है सोने की खान का वर्णन। ये दोस्तों जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें चल रही है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका की, कि इंडिका में मेगस्थनीज ने कैसे कैसे किन किन का वर्णन किया है। तो जो सोने की खान का वर्णन है ये भी मेगस्थनीज ने ही अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सोना निकालने वाली चींटियां होती थी। ये आया है प्रश्न कि किन के अनुसार भारत में सोना निकालने वाली चींटियां होती थी, तो ये मेगस्थनीज के अनुसार है, जो कि सोने को बुरादे के रूप में खानों से बाहर निकालती थी। अब इन्होंने इसे दर्शाया है कि ये कहाँ पर था, किस जगह से होता था। तो मेगस्थनीज भारत में जो सोने की प्रसिद्ध खान थी, इस स्थान को दर्दिस्तान, आप याद रखेंगे क्या, दर्दिस्तान, दर्दिस्तान यानी कि कश्मीर बताया है कि ये जो सोने की खानें हुआ करती थी ये कश्मीर में होती थी। तो ये दोस्तों अभी हमने जो बातें की, ये सारी की सारी बातें थी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से। इसमें हमने शासक का वर्णन अध्ययन किया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसने सेंड्रोकोटस बताया है। इसके साथ साथ हमने पाटलिपुत्र नगर का भी इन्होंने इंडिका में वर्णन किया है। हमने देखा था इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने तोरण थे, कितने बुर्ज थे, किन नदियों के बीच में स्थित था। इन्होंने नगर प्रशासन का भी वर्णन किया है। राजस्व प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था, भू राजस्व। हमने देखा था कि कौटिल्य ने 1/6 कहा था, तो वहीं पर इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में 1/4 कहा था। इसके साथ साथ हमने उत्तरापथ का वर्णन किया, यानी कि जो सिंध से जो ये सड़क मार्ग था, सिंध से सोनार गांव को बंगाल में जोड़ती थी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फिर उसे देखा था कि मध्यकाल में शेरशाह सूरी नाम पड़ा, ब्रिटिश काल में इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। और अंत में इन्हीं की पुस्तक इंडिका में हमें अध्ययन करने को मिलता है कि सोने की खान का भी वर्णन मिलता है, जो इन्होंने कश्मीर में बताया था। तो आइए चलिए अब हम चर्चा करेंगे मेगस्थनीज के भ्रामक विवरण पर, यानी कि इन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत सारी भ्रामक तथ्यों को भी शामिल किया है। तो आइए चलिए उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेगस्थनीज के भ्रामक विवरण की बात करें तो मेगस्थनीज ने भारत की वस्तुओं या स्थिति को सही ढंग से न समझने के कारण यहाँ पर निम्नलिखित भ्रामक विवरण दिए थे। तो देखते हैं कौन कौन से भ्रामक विवरणों को इन्होंने अपनी पुस्तक में शामिल किया है। पहला है 7 जातियों का वर्णन। सबसे पहला जो भ्रामक तथ्य है, मेगस्थनीज ने लिखा है अपनी इंडिका में कि भारत में 7 जातियां हैं, जबकि अगर हम सूत्रकाल की बात करें तो वहां सिर्फ 4 जातियां ही विद्यमान थी। तो पहला भ्रामक तथ्य क्या है कि मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में कितनी जातियों का वर्णन किया है, 7 जातियों का वर्णन किया है। यदि हम बात करें सूत्रकाल की, जहाँ से जातियों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है या जातियों के बारे में चर्चा करने विशेष जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर कितने हैं,
4 जातियों का वर्णन है। तो आप याद रखेंगे, ये प्रश्न बनता है मेगास्थनीज की इंडिका में कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? 7 जातियों का उल्लेख मिलता है। अब आ जाते हैं दूसरे भ्रामक विवरण पर, दास प्रथा के न होने का वर्णन। मेगास्थनीज लिखते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट है, नहीं थी। जबकि हमने कौटिल्य को पढ़ा था, कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो दूसरा इनका भ्रामक वर्णन। तीसरा, अकाल न पड़ने का विवरण। मेगास्थनीज कहते हैं कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि हम जब चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे तो दोस्तों देखेंगे इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और वही एक कारण भी माना जाता है कि उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर वो दक्षिण भारत चले गए थे और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और स्वयं श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जो है क्या कहते हैं, संलेखन क्रिया के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बिल्कुल अकाल भी पड़ा था। तो ये भी इनका एक भ्रामक विवरण था। अब देखो अगला ये कैसा भ्रामक विवरण प्रस्तुत करते हैं अपनी इंडिया का में, लेखन कला के अभाव का वर्णन। मेगास्थनीज कहते हैं, लिखते हैं अपनी पुस्तक इंडिका में कि भारत में लेखन कला का अभाव था। वो कहते कि अभाव था, बहुत ही कम मात्रा में लेखन कला ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले का यदि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े, जो हमारा इतिहास है वो वैदिक साहित्य पर आधारित था। वेदों की रचना हो चुकी है, सूत्रकाल हो चुके हैं, पुराण, बहुत सारी जो है हमारा साहित्य लिखा जा चुका था। तो ये कहना भी उनका बिल्कुल गलत था। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने अध्ययन की मेगास्थनीज की इंडिका की पुस्तक के बारे में कि कौन कौन सा वर्णन है और फिर कौन कौन सा वर्णन भ्रामक है उनकी पुस्तक में, वो सारी चीज़ें देखी। हमने अगर भ्रामक विवरण की बात करें दोस्तों, तो हमने देखा था 7 जातियों का, इन्होंने 7 जातियाँ लिखी, जबकि हमने पढ़ा था कि सूत्र काल में 4 जातियों का वर्णन मिलता है। दास प्रथा इन्होंने कहा कि भारत में नहीं थी, लेकिन कौटिल्य को हमने देखा कि उन्होंने 9 प्रकार की दासों का वर्णन किया है। इन्होंने कहा मेगास्थनीज ने इंडिका में कि अकाल नहीं पड़ते थे, लेकिन हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन करेंगे तो अकाल बिल्कुल पड़ा था। ये कहते हैं लेखन कला का अभाव था, लेकिन इससे पहले ही हमारा वेद साहित्य, सूत्र साहित्य, इनकी रचना हो चुकी थी। तो ये सारे के सारे भ्रामक विवरण थे इनके। तो आइए चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं मौर्य राजवंश की जो जानकारी मिलती है, यानी कि महत्वपूर्ण विदेशी लेखकों द्वारा। बहुत सारे हमारे पास विदेशी लेखक हैं, उनके पुस्तकों से, उनके विवरणों से बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्य राजवंश के बारे में। तो आइए चलिए चलते हैं विदेशी लेखकों। दोस्तों यदि बात करें विदेशी महत्वपूर्ण लेखकों की, तो ये जो सारे के सारे विदेशी लेखक थे समकालीन मौर्य काल के समय के, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक थी, उस पुस्तक से कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव इन लेखकों पर देखने को मिलता है। इनमें सबसे पहला है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने एक महत्वपूर्ण भौगोलिक कृति की रचना भी की है, जिसके प्रथम अध्याय में सिकंदर और मेगास्थनीज के साथियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर भारत का वर्णन मिलता है। यानी कि स्ट्रैबो ने कहीं ना कहीं मेगास्थनीज की इंडिका की पुस्तक और सिकंदर के जो अन्य इनके साथी थे उनकी सामग्रियों के आधार पर ही इन्होंने भी भारत का वर्णन किया है। कहने का मतलब है ये भारत नहीं आए थे, इन्होंने भारत की स्थिति को ना देखा, लेकिन वर्णन कर दिया था। दूसरे है यहाँ पर हमारे पास डियोडोरस। डियोडोरस ने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है, और उनका भारत विषयक विवरण सबसे प्रारंभिक यूनानी विवरण माना जाता है। यदि कभी पूछे कि भारत के विषय में सबसे पहला जो विवरण दिया था, तो वो डियोडोरस के द्वारा ही दिया गया था। अब हम बात करते हैं प्लिनी ज्येष्ठ की। प्लिनी ज्येष्ठ ने 75 ईस्वी के आसपास विश्वकोशीय रचना, जिसे विश्वकोशीय रचना के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्राकृतिक इतिहास इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने यूनानी श्रातों तथा पश्चिमी व्यापारी, यूनानी थे जो, और जो पश्चिमी व्यापारी थे, उनकी सूचनाओं के आधार पर मात्र भारत का विवरण लिखा है। समझिए आप दोस्तों।
तो इन्होंने दूसरों से ही सुना, व्यापारियों से सुना, यूनानी जो यहाँ पर लोग आए थे उनसे सुना, उस आधार पर इन्होंने भी भारत पर लेख लिखा है या भारत के बारे में लिखा है। अगले हैं हमारे पास एरियन। यदि एरियन की बात की जाए तो एरियन ने सिकंदर के अभियान तथा भारत के भूगोल समाज के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों में सबसे अच्छा विवरण लिखा है। यदि दोस्तों जितने भी हमारे पास ये बाहरी लेखक हैं, इन्होंने भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में विवरण दिया है, उन सभी में यदि भूगोल की और समाज की बात की जाए तो एरियन ने सबसे सुंदर लिखा है। जो कि अगर इनकी बात की जाए इन्होंने कहाँ से लिया है, तो इन्होंने अधिकांश चीज़ें नियार्कस, मेगस्थनीज और ग्रीक भौगोलिक एरिस्टोस्थनीज की रचनाओं से ही ये सारी चीज़ें ली हैं। तो ये सारे थे इनके, जो अभी हमने इनका अध्ययन किया, ये सारे के सारे विदेशी लेखक थे और इनके कहीं ना कहीं रचनाओं से, कृतियों से, हमें लेखों से भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद एक जस्टिन आते हैं। जस्टिन ने लिखा था सार संग्रह। ये पेपर में भी पूछा जाता है कि सार संग्रह किसकी थी। ये जस्टिन के द्वारा लिखी गई है और सिकंदर के अभियानों और समुद्रगुप्त की सत्ता, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने सत्ता को प्राप्त की, उन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है सार संग्रह में। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी रचनाओं पर आधारित मानी जाती है दोस्तों। तो ये सारे के सारे विदेशी लेखक थे जिसमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी का उल्लेख मिलता है। अब अध्ययन किया जाएगा दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यहाँ से मौर्य साम्राज्य की जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। रुद्रदामन ये शक शासक थे और इनका एक जूनागढ़ का अभिलेख था, वहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत खूब जानकारी मिलती है। तो आइए जूनागढ़ अभिलेख के बारे में जानकारी लेते हैं। ये शक शासक थे रुद्रदामन और जूनागढ़ अभिलेख 185 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम इस जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है सुदर्शन झील कहाँ पर है, किसने निर्माण किया, इस झील का निर्माण किसने किया, झील पर बांध किसने बनाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। अशोक के समय में सुदर्शन झील का ये भी आता है कि इसको पुनर्निर्मित किसने करवाया था, तो इसे करवाया था अशोक ने। और उस समय पूछा जाता है कि वहाँ का राज्यपाल गवर्नर कौन था, तो तुपाश्क वहाँ का गवर्नर था। इसके साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों के, ये भी पूछा जाता है कि किन किन शासकों के नाम उल्लिखित है या किन किन शासकों से संबंधित राज्यपालों का विवरण मिलता है। तो आप 4 शासक याद रखेंगे, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा रुद्रदामन और चौथे स्कंदगुप्त। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के विवरण विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभ के जीवन की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मिलता है। दोस्तों वृषल शब्द का अर्थ जो है कुछ विद्वानों ने शूद्र माना है, तो ये भी याद रखेंगे। इनकी जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाखा दत्त की, इन्होंने इनके लिए, चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख किया है, जिसे शूद्र का कहीं कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद का पुत्र किस में बताया गया है, तो ये विशाखा दत्त की जो कृति है मुद्रा राक्षस, उसी में घनानंद का पुत्र बताया है। और आप याद रखेंगे कि ढूंढीराज, इन्होंने मुद्रा राक्षस की टीका में टीका लिखी उन्होंने उस पर, मुद्रा राक्षस पर, और उन्होंने चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र बताया। दोस्तों टीका लिखने का मतलब होता है कि उस पर अपनी विवरण प्रस्तुत, अपने शब्दों को प्रस्तुत करना, उस पर अपना तर्क रखना उस विषय पर। तो ढूंढीराज ने भी विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और बताया कि वो पुत्र नहीं थे बल्कि पौत्र थे। तो ये दोस्तों विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस थी, जिसमें हमें
मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। आइए चलते हैं बौद्ध ग्रंथ की ओर। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार कौटिल्य ने घनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बनाया था। ये बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि जम्बू द्वीप का शासक बनाया था, कहाँ से, किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, तो ये बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय, ये लिखते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार एवं अशोक क्षत्रिय थे, तो ये कहते हैं कि फिर संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय होंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि विशाखादत्त पूछा जाए तो विशाखादत्त अपनी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं, लेकिन वहीं यदि बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। इसके बाद बात आती है जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की यानी कि क्षत्रिय उत्पत्ति सिद्ध होती है। तो कहने का मतलब है बौद्ध और जैन ये दोनों की दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। अगला है क्षेमेंद्र के द्वारा रचित वृहत कथा मंजरी। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ये ग्रंथ आपके सामने जो हमें जानकारियाँ देते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, कौन से ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, कौन से ग्रंथों में इन्हें नंद वंश का बताया गया है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी होगी। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो व्रत कथा मंजरी है ये क्षेमेंद्र ने इसी रचना की है, तो इसमें इन्हें नंद वंश का बताया गया है। साथ ही साथ सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। इन्होंने भी इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का ही घोषित किया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अध्ययन। हमने मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है उन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा की। हमने यहाँ पर कुछ शुरुआत में देखा था कि हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्री जानकारी मिलती है, जो प्रमुख स्रोत है। मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानियों विवरण की देखा था हमने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख देखा था। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस पर चर्चा की थी। बौद्ध और जैन ग्रंथ को देखा। अशोक के अभिलेख, अब आगे हमारा जो अध्ययन करना है कि कहाँ से और हमें जानकारी मिलती है, तो सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख भी। क्षेमेंद्र की व्रथा कथा मंजरी पर देख चुके हैं और सोमदेव की कथा सरित सागर को भी हम देख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें अगला पार्ट में लेकर आऊँगा, वो होंगे अशोक के अभिलेख, और अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य की हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इस पार्ट में हमारा इतना ही था। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य सभी छात्र इसका लाभ ले सकें। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा ये प्रयास इस तरह से अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, या इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। धन्यवाद।